Good morning, class 7th. Welcome back to your social studies classes, which is your SST classes. Okay, so class 7, today in history we are going to study the last chapter of your book in history, okay, which is lesson number 11. So we are going to study lesson number 11 in history, which is on page number 151. Okay, so everyone should open the book and come to page number 151. Come to page number 151. We are going to study lesson number 11 in history, which is lesson number 11. We are going to study about the later Mughal emperors and new political formations which happened, which were made in medieval India. चलो बच्चों, तो आपको पता है ना, जो मुगल काल है जिसको हम लोग मुगल डायनेस्टी इंग्लिश में कहते हैं, वो जो पीरियड है दैट इज मार्क्ड इन द मेडिवल इंडिया और मेडिवल हिस्ट्री. ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो मुगल एम्परर्स के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा इन हिस्ट्री. आई हैव टॉट यू दैट चैप्टर वेरी नाइसली एंड आई होप you all were able to understand that the whole dynasty of मुगल emperors. ठीक है, तो जो शुरुआत में जो मुगल एम्परर्स के बारे में हमने आपको बताया कि बाबर जो कैसे वो मुगल डायनेस्टी की नींव रखता है, फिर हरा करके इब्राहिम लोदी को, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आते हैं. हुमायूं के पुत्र जो होते हैं अकबर होते हैं. अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे कौन होते हैं? औरंगजेब. ठीक है, तो ये लोग जो थे, जो जिनको हम लोग मुगल डायनेस्टी में जो अर्लीस्ट किंग्स थे, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग मुगल्स, मुगल रूलर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एम्परर्स. ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे. लोगों ने जब रूल किया तो लगभग हमारे पूरे देश पर ही, पूरे इंडिया में ही, पूरे लगभग पूरे इंडिया पर मुगल डायनेस्टी का ही साम्राज्य था, रूल था. बट जो बाद के जो मुगल एम्परर्स हैं आफ्टर औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह 1 है, ये जो मुगल एम्परर आते हैं, इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग अब वीक एम्परर्स हो जाते हैं, जिनको हम लोग वीक या फिर लेटर मुगल्स के नाम से भी कहते हैं या फिर जानते हैं. ये लोग क्या थे? ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल नहीं कर पाए. ये लोग वीक थे. इन लोगों की जो पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं थी, और इस वजह से हमारे देश में क्या होता है, इन लोगों का इम्पैक्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और फिर न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस शुरू हो जाते हैं. नई नई जो है पॉलिटिकली फॉर्मेशन, जो हमारे देश में नए नए जो रूलर्स हैं वो इवॉल्व होने लगते हैं और हमारे देश में रूल करने लगते हैं हमारे देश पे. चलो, तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस लेसन में? अबाउट द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन होता है, और लेटर मुगल्स के बारे में जानेंगे. एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, एमर्ज कैसे होती है न्यू स्टेट्स, और केस स्टडी पढ़ेंगे अबाउट दी मराठास. मराठास के बारे में शायद ही कोई बच्चा है जो नहीं जानता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रिटन हियर इज India in the 18th century witnessed a series of political developments after Aurangzeb's death in 1707. औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में. अंडरलाइन तो कर ली, वो तो आपको पहले पता है, आपने पढ़ा भी है, फिर भी एक बार अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है. The boundaries of the Mughal Empire began to get reshaped due to the emergence of a number of independent states across India. हमारे देश में अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे वो इवॉल्व होने लगे, और इस वजह से मुगल डायनेस्टी का साम्राज्य नींव जो थी वो क्या होने लगी? वीक होने लगी. The decline of the Mughal Empire and formation of new states were the outcome of a couple of reasons that we shall discuss in this chapter. The map given alongside shows the powers which had emerged as major political powers by the mid-18th century. You can also notice the territories which the British had grabbed in eastern India by the year 1765. तो देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और 1765 तक हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी वो आ जाती है हमारे देश में, और वो भी राज करना शुरू कर देती है. तो यहाँ पे जो मैप दिया गया है आपको, ये वाला मैप, इसमें map showing Mughal Empire, new political powers and British emerged in India.
देखिए तो ये जो है डॉटेड लाइन ये क्या है, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1780। 1780 में एक्सटर्नल बाउंड्री की कहाँ तक मुगल साम्राज्य था, ये आपको जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है। फिर ये वाला जो लाइन है, जो इस तरीके की लाइन्स हैं, टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल मिड 18th सेंचुरी, ये जो था यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपना रूल करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको अपने कब्जे में लिया, बंगाल को। तो बंगाल आपको ये इलाका दिखाई पड़ेगा, मुर्शिदाबाद, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, मासूली पत्तनम और राजा मुंद्री, ठीक है ना। मासूली पत्तनम पे भी उन लोगों का कब्जा था। अब ये 1765 की बात हो रही है, मिड 18th सेंचुरीज की। चलो, डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। अब डिक्लाइन क्यों होता है मुगल एम्पायर का, और लेटर मुगल्स जो बाद में जो मुगल रूलर्स आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानो। यू हैव रेड earlier that the मुगल एम्पायर reached its greatest size under the last great मुगल औरंगजेब। औरंगजेब जो था, ये जो था ये बहुत ही ब्रेव वॉरियर था। इसके मृत्यु कब हुई थी, 1707। औरंगजेब के कार्यकाल तक जो था मुगल डायनेस्टी पूरी तरीके से हमारे देश में फैल गया था और बहुत ही अंडर कंट्रोल था। However, the empire began to disintegrate soon after his death. The factors which led to its decline are described as under. लेकिन इसकी मृत्यु के बाद मुगल डायनेस्टी की नींव कमज़ोर पड़ने लगी और धीरे धीरे क्या होता है, मुगल डायनेस्टी का पूरे तरीके से डिक्लाइन हो जाता है और हमारे देश पे अंग्रेजों का राज हो जाता है। तो पढ़िए क्या क्या इसके पीछे रीजंस थे। तो फर्स्ट रीजन वाज औरंगजेब्स पॉलिसी। औरंगजेब की क्या पॉलिसी थी, इसकी वजह से मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। देखते हैं, पहला रीजन है औरंगजेब्स पॉलिसी। औरंगजेब ने क्या काम किया था भाई, औरंगजेब्स वेरियस पॉलिसीज टर्न्ड मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल अगेंस्ट द मुगल्स। इसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से लोग मुगल डायनेस्टी के खिलाफ खड़े हो गए। एंड लेड टू अ नंबर ऑफ रिबेलियंस, और बहुत सारे दुश्मन हो गए औरंगजेब के। सम ऑफ दीज स्टेप्स मेड पीपल बिलीव दैट ही वॉज अ रिलीजियस बाय गॉड। अच्छा, कुछ तो काम ऐसा किया था औरंगजेब ने कि जिसकी वजह से लोग उससे धर्म के नाम पर उससे बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। जैसे उसने जजिया टैक्स फिर से इम्पोज कर दिया था, जो कि हिंदू टेम्पल्स वगैरह पे जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था हिंदू लोगों को। हिज राजपूत पॉलिसी एंगर्ड सेवरल राजपूत ग्रुप्स, इसकी लड़ाई राजपूतों से भी बहुत ज़्यादा हुई। एंड ही लॉस्ट देयर लॉयल सपोर्ट, और इस वजह से जो राजपूत थे उनकी जो भरोसा था इनके ऊपर, औरंगजेब के ऊपर, औरंगजेब ने उनके भरोसे को भी तोड़ दिया। हिज डेक्कन पॉलिसी, साउथ की क्या कहानी है, डेक्कन पॉलिसी कॉज डिप्लीशन ऑफ मुगल रिसोर्सेज। अब ये युद्ध करता था, बहुत ज़्यादा युद्ध करता था, हमेशा वॉर के आए दिन इसका वॉर करता था, लड़ाई करता था। तो बच्चों, लड़ाई इतनी आसानी से तो होती नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, रिसोर्सेज खर्च होते हैं, कितने आर्मी मैन मर जाते हैं, ठीक है। सोल्जर्स जब मरते थे तो फिर उनके घर वालों को भी उनको पैसा वगैरह देना पड़ता था, मुआवजा देना पड़ता था। तो इस तरीके से इसकी पूरा जो इसका खाद्य भंडार था ना, इसका पूरा फाइनेंशियल इसके पास क्या हो गया, अब दिक्कतें आने लगी। एंड प्रूव्ड ruinous to the empire. Long wars with the Deccan rulers as well as with the rebellious groups emptied the treasury and contributed to the process of decline. ठीक है, तो treasury इनकी empty हो गई because of war. Weakness of later Mughals. अब औरंगजेब की तो ये कहानी है, इनके बाद जो मुगल एम्परर्स बने उनकी वीकनेस भी मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन के लिए मेन फैक्टर है। क्लियर, जो औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स हुए बहुत ही वीक हुए। देखो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द मुगल्स लैक्ड द लॉ ऑफ सक्सेशन एंड दिस फैक्टर यूजुअली लेड टू अ लॉट ऑफ बिटरनेस एंड ब्लडशेड अमंग द क्लेमेंट्स टू द थ्रोन। आपको पता है ना, शुरू में क्या हुआ कि मुगल डायनेस्टी के बीच में हमेशा जो गद्दी है, राजगद्दी है, उसके लिए युद्ध होता था। आपस में जो भाई थे वो भिड़ा करते थे, लड़ा करते थे और आपस में ही एक दूसरे को हटा करके राजगद्दी पर खुद कब्जा जमाना चाहते थे। औरंगजेब ने भी यही काम किया था, अपने बड़े भाई दारा शिकोह को उसने मरवा दिया था,
जबकि शाहजहां चाहते थे कि दारा शिकोह ही हमारा राजा बने, लेकिन दारा शिकोह को मरवा करके औरंगजेब ने खुद राजगद्दी पर कब्जा जमाया था। तो इस तरीके से सिर्फ औरंगजेब ने नहीं किया था, हमेशा मुगल डायनेस्टी में इस चीज़ के लिए हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर कॉल्ड लेटर मुगल्स। तो औरंगजेब के बाद जो भी राजा हुए मुगल डायनेस्टी में उनको हम लोग लेटर मुगल्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम केम टू द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सम पावरफुल नोबल्स। और कोई बहुत सारे जो थे वो राजगद्दी पे क्यों बैठे? बिकॉज ऑफ पावरफुल नोबल्स। दे वर वीक एंड इनकम्पिटेंट एंड कुड नॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। वो वीक थे और इनकम्पिटेंट थे, उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं थी कि वो डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी रोक ले। द मुगल रूलर्स हु वर नोन एज द लेटर मुगल्स आर एज फॉलोज। तो इसको टेक करिए। देखिए, सबसे पहले औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वन हुए, जो कि 1707 से लेकर के 1712 तक राजगद्दी पर बैठे, मतलब 5 सालों तक इन्होंने मुगल डायनेस्टी पे, मतलब भारत पे रूल किया। बहादुर शाह वन, ठीक है। फिर इनके बेटे जहांदर शाह, ये 1712 से 1713 तक, ये सिर्फ 1 साल तक रूल किए। फिर कौन आया? फर्रुख सियार। फर्रुख सियार आ गया आपका 1713 में, और ये कब हटता है अपने इस पे से, राजगद्दी पे से 1719, मतलब ये 6 साल तक रूल करता है। फिर कौन आता है? राफी-उद-दराजात, जो कि 1719 में ही आता है कुछ महीनों के लिए। फिर राफी-उद-दौला, ये भी 1719 में कुछ महीनों के लिए ही होता है। फिर मोहम्मद शाह आता है, जिसको 1719 में ये आता है, और ये लंबा रूल करता है 1748 तक, ये लंबा चलता है। उसके बाद अहमद शाह बहादुर आता है, जो कि 1748 से 1754 तक रूल करता है। फिर कौन होता है? आलमगीर टू, 1754 से 1759 तक ये भी रूल करता है 5 साल, ठीक है। शाह आलम टू आता है, जो कि 1759 से 1806 तक, ये लंबा रूल करता है, ठीक है। फिर अकबर टू आता है, जो कि 1806 से 1837 तक रूल करता है। फिर बहादुर शाह टू आता है, जो कि 1837 से 1858 तक रूल करता है। और उसके बाद जो पता है ना आपको, 1857 में जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था हमारे देश में, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की गई थी, उसके बाद उसमें बहादुर शाह टू ने भी पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है, जो आपके अंग्रेज होते हैं इनको रंगून भेज देते हैं, और उसके बाद यहाँ वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हमारे देश से मुगल डायनेस्टी का पूरा तरीके से साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो लेटर मुगल्स में सबसे पहले कौन हुए? बहादुर शाह वन, जो कि औरंगजेब के बाद आए, और सबसे लास्ट बहादुर शाह टू। चलो, द फर्स्ट लेटर मुगल बहादुर शाह वॉज सक्सीडेड बाय जहांदर शाह, who was merely a puppet in the hands of Zulfikar Khan, the most powerful noble of that time। तो जहांदर शाह जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलौने के तरीके से थे। वो जुल्फिकार खान जो भी कहते थे, उन एक नोबल थे ये जुल्फिकार खान, और इनके हिसाब से वो चला करते थे जहांदर खान। जहांदर शाह वॉज डिथ्रोन्ड बाय फर्रुख सियार। जहांदर शाह को हटा के कौन खुद राजगद्दी में बैठ गया? फर्रुख सियार। द नोबल्स हु हेल्ड फर्रुख सियार टू असेंड द थ्रोन वर 2 brothers नेम्ड अब्दुल्ला खान बारा एंड हुसैन अली खान बारा। तो जो नोबल्स जिन्होंने फर्रुख सियार को राजगद्दी पर बैठने में मदद की थी वो कौन कौन थे? अंडरलाइन करिए, अब्दुल्ला खान बारा एंड हुसैन अली खान बारा। दे वर कॉल्ड सईद ब्रदर्स। ये कौन थे? सईद ब्रदर्स थे। They later dethroned Farrukh Siyar and placed and removed 2 more rulers before finally declaring Muhammad Shah as the new rulers। सईद ब्रदर्स ने क्या किया? फिर फर्रुख सियार को भी राजगद्दी से हटा दिया। फिर 2 और जो रूलर्स हुए ना, पहले रफी-उद-दराजात और फिर रफी-उद-दौला, इन दोनों को भी थ्रोन पे बैठाने वाले कौन थे? यही सईद ब्रदर्स थे। कौन कौन थे सईद ब्रदर्स? अब्दुल्ला खान बराहा और हुसैन अली खान बराहा। फिर एट लास्ट उन्होंने क्या किया? मोहम्मद शाह को राजगद्दी पे वो लोग बैठाते हैं 1719 में, ठीक है। फॉर देयर रोल इन मेकिंग एंड रिप्लेसिंग मुगल रूलर्स दे बिकेम फेमस एज द किंग मेकर्स। अब चूंकि ये जो दोनों ब्रदर्स थे, सईद ब्रदर्स, ये मुगल रूलर्स को हटाते थे, बैठाते थे राजगद्दी पे, तो वो लोगों को, उन दोनों को लोग
क्या कहने लगे? किंग मेकर्स, क्या भी राजा बनाते हो। देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस एंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह, लेकिन इनका पावर और इन्फ्लुएंस जो था मोहम्मद शाह के कार्यकाल के दौरान खत्म हो गया। द रेन ऑफ मोहम्मद शाह वॉज मार्क्ड बाय रिवॉल्ट्स एंड द इमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मोहम्मद शाह जब राजगद्दी पे बैठे थे, जब वो राजा थे, तो बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए और नए अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स हमारे देश में फॉर्मेशन उनका होने लगा। रूलर्स सक्सीडिंग हिम प्रूवन टू बी इवन वीकर एंड लेट द रैपिडली डिसइंटीग्रेटिंग एम्पायर टू इट्स एंड। और मोहम्मद शाह के बाद जो रूलर्स हुए वो और भी ज़्यादा वीक हुए और उसी तरीके से मुगल डायनेस्टी का खत्म हो गया। हिस्ट्री रिवील्स में देखिए, मुअज़्ज़म ascended the throne in 1707 under the title of Bahadur Shah I after killing his brothers in the battlefield। अंडरलाइन करिए, जो मुअज़्ज़म था यही बहादुर शाह I का नाम था, असली नाम था मुअज़्ज़म, और ये राजगद्दी पर 1707 में कब कैसे बैठे थे? अंडर द टाइटल ऑफ बहादुर शाह I, बहादुर शाह I के टाइटल के अंडर में इन्होंने बैठे ये राजगद्दी पे। आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर्स, और इन्होंने भी भाइयों के अपने मार करके, युद्ध में भाइयों को अपने मारा था और फिर ये विजय होकर के राजा बने थे। ऑल्सो नोन एज शाह आलम I, इनको शाह आलम I के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ माइल्ड टेम्पर बट लर्नड एंड डिग्निफाइड। ठीक है, माइल्ड टेम्पर मतलब इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, लेकिन एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे और डिग्निफाइड, इनकी बहुत ही इज्जत थी, बहादुर शाह I। हिस्ट्री रिवील्स। चलो, तो ये हो गया वीकनेस ऑफ लेटर मुगल्स। दूसरा, फॉरेन इन्वेजन्स। तीसरा, चलो फॉरेन इन्वेजन्स भी क्या हो बच्चों? ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ मोहम्मद शाह एंड अहमद शाह बहादुर द मुगल टेरिटरीज वर रेडेड एंड प्लंडर्ड बाय नादिर शाह एंड द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। तो जब बहादुर शाह I, मोहम्मद शाह और अहमद शाह बहादुर के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, जो नादिर शाह था और अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों ने बहुत बार अटैक किया, ठीक है, भारत। तो दीज इन्वेजन्स वर्सेंड द सिचुएशन ऑफ द एम्पायर विच वाज ऑलरेडी फेसिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो मुगल डायनेस्टी तो ऑलरेडी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रही थी, इसको और बढ़ावा दे दिया इसने, नादिर शाह ने, जो कि अफगान रूलर था, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह। ठीक है, इन 1739 में क्या हुआ, नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान, नादिर शाह कहाँ का रूलर था? ईरान का, अंडरलाइन करिए, सैक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दिल्ली, जो कि शाहजहां ने बनाया था। शाहजहानाबाद दिल्ली में जो था वहाँ पे उसने अटैक किया और बहुत सारी चीज़ें लूट ली। एंड टुक अवे एन इमेंस अमाउंट ऑफ बूटी इंक्लूडिंग द ज्वेल स्टडेड पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां एंड द प्रिंसेस कोहिनूर डायमंड। क्या हुआ, इसने अटैक किया शाहजहांबाद में, दिल्ली में, और इसने बहुत सारा लूटपाट मचाया। क्या ले लिया इसने? जेवल स्टडेड पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, शाहजहां जिस थ्रोन पे बैठते थे, आपको पता है ना, शाहजहां को गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी कहा जाता है उनके कार्यकाल के दौरान, क्योंकि उस टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता था। तो शाहजहां का जो राजगद्दी था उसमें बहुत सारी मोतियाँ जड़ी हुई थी, है ना। तो जेवल स्टडेड पिकॉक थ्रोन था, पिकॉक के शेप में उनका राजगद्दी था और उसमें बहुत सारा जेवल स्टडेड था, बहुत सारा अलग अलग तरीके के हीरे मोती जवाहरात सब जड़े हुए थे। उन सारी चीज़ों को इसने, नादिर शाह ने लूट लिया। और क्या इसने लूटा? शाहजहां एंड द प्रिंसेस कोहिनूर डायमंड, और प्रिंसेस का कोहिनूर डायमंड भी इसने लूट लिया। कोहिनूर डायमंड आज हमारे पास नहीं है, भारत से हमारे कौन लेकर के चलेगा? अंग्रेज लेकर के चले गए। तो पहले, सबसे पहले शाहजहां के पास वो कोहिनूर डायमंड था। उसके बाद किसने लूटा? नादिर शाह ने। अहमद शाह अब्दाली, अब ये कौन था? अफगान रूलर था, और नादिर शाह रूलर ऑफ ईरान था। अहमद शाह अब्दाली द अफगान रूलर इन्वेडेड द नॉर्थ इंडियन टेरिटरीज 5 टाइम्स, 5 बार इसने नॉर्थ इंडिया पर आक्रमण किया, 1748 से लेकर के 1761 के बीच में।
The total worth of his booty has been estimated to be around 70 crores. और लगभग इसने 70 करोड़ रुपए हमारे देश से 70 करोड़ के रुपए की चीज़ें हमारे देश से ये लूट करके ले गया. In 1761 he inflicted a crushing defeat on the Marathas in the third battle of Panipat and returned to his homeland after declaring Shah Alam II as the next Mughal ruler. तो अहमद शाह अब्दाली का युद्ध होता है 1761 में किसके साथ में? मराठाज में, जो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जिसको हम लोग कहते हैं. तो वो किसके बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में. अहमद शाह अब्दाली क्या था? अफगान रूलर था. 1761 में जब इतनी सारे लूट पार्टी मचा लेता है तो इसका युद्ध होता है मराठास के साथ में और इसको इसमें हार मिलती है. मराठा जीत जाते हैं और इस वजह से ये अपने होमलैंड वापस चला जाता है और शाह आलम II को ये नेक्स्ट मुगल रूलर बना देता है. चलो तो बच्चों वीडियो बड़ा हो जाएगा. अब एक और दो कॉल्स अभी और बचे हुए हैं. फेलियर ऑफ जागीरदारी सिस्टम एंड रिबेलियंस, expansion of European powers और इसके साथ emergence of new states. This all we will study in the next class of this chapter. Okay class, thank you.